से नमस्कार, मैं क्लेयर फाइज और आज हम बात करने वाले सोमालिया के समुद्री लुटेरों के बारे में कि किस तरह से ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं दिन पे दिन। साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से सोमालिया के समुद्री लुटेरों से भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज को छुड़वाया और इनके पसीने छुड़ा दिए। साथ ही हम डिस्कस करेंगे आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिससे कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। साथ ही इनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक बार फिर से ये नाम चर्चा में आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। समुद्री लुटेरे यानी कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों की चर्चा अब हर जगह फिर से वायरल हो रही है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है और हर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में इसकी न्यूज़ छाई हुई है और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। साथ ही क्योंकि खबर आती है 4 जनवरी 2024 को गुरुवार की शाम को कि भारतीय जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को हाईजैक कर लिया गया और जैसे ही इसके बारे में पता चलता है उसके बाद एक और अपडेट आती है भारतीय सैन्य अधिकारी द्वारा कि भारतीय नेवी के द्वारा आईएनएस चेन्नई, जो कि अब युद्धपोत रवाना हो चुका है इस हाईजैक किए हुए जहाज की ओर, जो कि निकल गया है। उसके बाद शाम को 6 जनवरी के समय फिर से एक नई अपडेट आती है जिसे बताया जाता है कि भारतीय युद्धपोत आईएनएस चेन्नई ने फिर उस हाईजैक किए हुए जहाज पर अपना कब्जा जमा लिया और वहां पे उसमें मौजूद 15 यात्रियों को सुरक्षा रेस्क्यू कर निकाल लिया गया और जिनमें कोई भी चोट नहीं आई है। साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा मार्कोस कमांडो द्वारा ये सफल ऑपरेशन बताया गया। साथ ही इसमें 15 जो भारतीय लोग मौजूद थे इस क्रूज में उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया और इस हाईजैक किए हुए जहाज को उन 6 समुद्री लुटेरों द्वारा चंगुल से छुड़ाने में ये मार्कोस कमांडर भारतीय सेना के सफल रहे और ये ऑपरेशन बहुत ही सफल बताया गया। और जिसके बाद इसमें बार बार हेलीकॉप्टर से भी इसकी अपडेट ली जा रही थी और जिसमें उन्हें चेतावनी भी दी जा रही थी उन डकैतों को कि अगर आपने इसे हाईजैक से नहीं छोड़ा तो फिर इसका अंजाम भोगने के लिए तैयार रही, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। और जिसके बाद जैसे ही मार्कोस कमांडर उस हाईजैक किए हुए जहाज पर उतरती है उसके बाद से ही वहाँ के जो 6 समुद्री लुटेरे जिन्होंने उस जहाज को हाईजैक कर रखा था वे वहाँ से चंगुल से गायब हो जाते हैं और अचानक भाग जाते हैं और जिसके बाद इसे सुरक्षा पूर्वक रेस्क्यू कर लिया जाता है और भारतीय नौसेना द्वारा उन समुद्री लुटेरों के तो पसीने छुड़ा देते हैं। साथ ही ये मिशन एकदम सफल होता है और भारतीयों को सुरक्षित लाया जाता है और जहाज भी सुरक्षित वापस भारत आ जाता है। लेकिन ये घटना हर बार की है, ये एक बार ही घटना नहीं है और हर बार अगर वहाँ सोमालिया के समुद्री तटों से कोई भी जहाज गुजरता है किसी भी देश का तो उसका हाईजैक होने की संभावना वहाँ पे हमेशा बनी होती है और वो हाईजैक होता ही है। और ये हर बार की घटना एक बार की नहीं, जो कि पूरे विश्व के लिए सोमालिया के समुद्री लुटेरे एक सिरदर्द या बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं और उनका आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अतः अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है कि सोमालिया के लोग जो कि समुद्री लुटेरे बन चुके हैं और उनके समुद्री लुटेरे बनने का और इतनी ज्यादा समुद्रियों में लूटपाट करने का मेन कारण क्या है। जब जब समुद्री मार्ग से व्यापार की बात उठती है तो ये समुद्री लुटेरों की जिक्र अक्सर होता है और शुरू से ही जब से समुद्र के मार्ग से व्यापार का शुरू हुआ है उसके साथ ही ये समुद्र में होने वाली लूटपाट बढ़ी है और इसका आतंक शुरू से ही बना रहा है। लेकिन सोमालिया के समुद्री तट एक बहुत ही शांत और बहुत ही शांतिप्रिय तट माना जाता था और वहाँ पे इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी थी और ये बहुत ही शांतिप्रिय देश था और ये बहुत ही शांतिप्रिय तट माना गया था। और सोमालिया के जो लोग थे उनका जो कारोबार और व्यापार था वो पूरी तरह से मछली पालन था और मछलियों को पकड़ना और उन्हें बेचना और उससे वहाँ की अर्थव्यवस्था चला करती थी। लेकिन फिलहाल अब स्थिति बिल्कुल भी अपोजिट हो चुकी है, क्योंकि अब ये शांतिपूर्ण अफ्रीका का पूर्वीय देश सोमालिया जो कि पूरी तरह से समुद्री लुटेरों का गढ़ बन चुका है और जो भी जहाज या जो भी शिप यहाँ से गुजरती है उसका हाईजैक होना या इनका शिकार बनना तय होता है। अगर हम समुद्री लुटेरों की बात करें तो ये घटना 1620 से लेकर 1720 तक बहुत ज़्यादा आम बात हुआ करती थी, क्योंकि समुद्री जहाज से ज़्यादातर सोना चांदी और हीरे जवाहरात ले जाए जाते थे और ये घटना ज़्यादातर नीदरलैंड और फ्रांस में ज़्यादातर लूटपाट के केस देखे जाते थे। और जिसके बाद से ही फिर उसके बाद 9वीं शताब्दी में ये घटना साउथ ईस्ट में बढ़ गई और साउथ ईस्ट और एशिया देशों में भी ये घटना होने लगी और जो कि जिसे 19वीं शताब्दी तक इसे बिल्कुल साफ कर दिया गया और जो कि अब तक बहुत ही कम समुद्री लुटेरे रह गए हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर सोमालिया शांतिप्रिय देश आखिर कैसे बन गया एक पूरी तरह से समुद्री लुटेरों का गढ़, जो कि इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है जिसने पूरे देश को और पूरे विश्व के लोगों के लिए एक सरदर्द और मुसीबत बनता जा रहा है। सोमालिया एक अफ्रीका का पूर्वी देश है जो कि यमन के बहुत ही पास है और साथ ही ये अदान की खाड़ी में फैला हुआ है और इस इलाके को हॉर्न ऑफ द अफ्रीका कहा जाता है। 1990 के दशक में ये आम बात हुआ करती थी और सोमालिया का जो कि समुद्री तट के पास बसे होने के कारण इनका जो मुख्य व्यापार था वो मछली पालन था और मछली पालन मतलब कि मछली पकड़कर मछली को बेचना और जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था चला करती थी।
और जो आज भी कायम है। लेकिन जब सोमालिया में गृह युद्ध शुरू हो गया तो उसके बाद से ही वहाँ पे बाहर की कंपनियों ने आकर कब्जा कर लिया और मछली पकड़ने का कार्य करने लगी, और जिसके बाद इन कंपनियों द्वारा मछली पकड़कर बाहर के देशों में ले जाने के कारण से ही सोमालिया के इन समुद्री तटों पर मछलियों की कमी होने लगी, और जिसके कारण सोमालिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने लगी, और जिसके कारण वहाँ के लोगों का जो रोजगार था वो छिनने लगा। और जिस तरह से, क्योंकि ये कंपनियां उन मछली को पकड़कर मछलियां बेच रही थी, बाहर के देशों में ले जा रही थी, और सोमालिया की अर्थव्यवस्था यहाँ से बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने लगी, और जैसे जैसे वहाँ पर लोगों का जो रोजगार छिनता गया, और उस तरह से वहाँ के लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया, और उस तरह से वे धीरे धीरे समुद्री लुटेरों के रूप में बन गए, और जिसके बाद से ही ये समुद्रों में आने वाली जहाज जो भी वहाँ से गुजरती है उन पे साथ ही उसे हाईजैक कर लेते और फिरौती मांगने का ये काम शुरू होने लगा, और फिर ये लूटपाट दिन पे दिन बढ़ती गई, जिसके बाद से ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है, और जिसके बाद से ये समुद्री लुटेरे एक आतंक के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, जो सभी विश्व के देशों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और जिसके बाद से भी जो भी जहाज और पानी के जहाज जो भी वहाँ से गुजरते सोमालिया के समुद्री तट से, उनका हाईजैक होना या उनका शिकार बनना आम बात हो गई, और वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक जो जहाज वहाँ से गुजरता है उसे हाईजैक कर लिया जाता है, और उसके बदले में फिरौती की मांग की जाती है, और अगर जब फिरौती उन्हें मिल जाती है तो फिर इस जहाज को छोड़ा जाता है, और ये हमेशा का ये सिलसिला अब तक जारी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिर का दर्द और पूरे विश्व के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। और जिसके बाद 2005 के बाद से ये सोमालिया के समुद्री लुटेरों की लूटपाट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिसने एक प्रकार से पूरी तरह से पायरेट स्टॉक एक्सचेंज का रूप धारण कर लिया है। मतलब कि यहाँ पर जो भी जहाज और जो भी शिप यहाँ से समुद्री रास्ते से सोमालिया की गुजरती है उनको हाईजैक और पकड़ना आम बात हो गई, और उसके बदले में वे फिरौती मांगते हैं, और उसके बाद इन शिपों को वहाँ से छोड़ा जाता है, और इन्हें वहाँ के सोमालिया के लोगों ने अपनी जीविका का साधन और हथियार खरीदने के लिए फंड के रूप में ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि वहाँ के सोमालिया के लोगों के लिए ये एक प्रकार से ये सिस्टम बन चुका है, और जिसने बहुत बड़ी मात्रा में पायरेट स्टॉक एक्सचेंज का रूप धारण कर लिया है। और जो कि वहाँ से कोई भी जहाज या कोई भी शिप गुजरता तो उसे ये पायरेट स्टॉक एक्सचेंज का सामना करना पड़ता है, और बदले में कुछ ना कुछ उस देश की सीमा को फिरौती के रूप में उन पायरेट्स को देना पड़ता है, और जिसके बाद वे उन जहाज़ों को छोड़ते हैं। एक प्रकार से ये सोमालिया ने पूरी तरह से इसे अपना एक सिस्टम का हिस्सा बना चुका है, और जिसके बाद से निवेश कर सकते हैं, और यहाँ तक कि इस फिरौती में मिलने वाली रकम को हिस्सेदारी बन सकता है। और अगर इस स्टॉक एक्सचेंज की आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चला कि 2006 से लेकर 2013 तक इस लुटेरों ने लगभग 27,000 करोड़ रुपए की फिरौती रकम वसूली थी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही इन समुद्री लुटेरों ने सोमालिया की कई बार अमेरिका और भारत को भी चुनौती दे चुके हैं, और जिसपे अगर हम 2009 की बात करें तो 2009 में अमेरिकी कंपनी के जहाज मास अल्बामा को जब इन समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था, और जिसमें यूएन की राहत सामग्री होती है, और साथ ही इसे केन्या और युगांडा पहुंचाया जा रहा था। साथ ही इस जहाज के साथ इस जहाज के कैप्टन को भी अपहरण कर लिया जाता है, और जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने अपने ऑपरेशन में इन 3 लुटेरों को मारकर इस जहाज को छुड़वा लेती है, और इस जहाज को सुरक्षित लेकर वापस आ जाती है। जिसके बाद 2017 में भी हिंद महासागर में ऑयल टैंकर और कार्गो शिप को भी इन्होंने हाईजैक करके उसमें कब्जे में ले लिया था, और जिसके बाद ये और ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, और ये लूटपाट के केसेस जो कि और ज़्यादा सक्रिय रूप से बढ़ते रहे। जिसके बाद एक घटना और हुई थी माल्टा की शिप की, जो कि माल्टा का शिप समुद्र में गुजरते गुजरते अपने आप गायब हो जाता है, जो कि एमवी रुयान होता है, जो कि कोरिया से तुर्की की तरफ माल से लदा हुआ इतना बड़ा शिप अचानक जाते जाते समुद्र के रास्ते से अचानक से गायब हो जाता है, जो कि लोगों को हैरानी में डाल देता, और जिसके बाद से ये हर न्यूज़पेपर और चैनल की हेडलाइंस बन जाती है। और जिसके बाद एक सूचना आती है कि UMKTO पोर्टल में आता है। UKMTO पोर्टल मतलब यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम्स ट्रेड ऑपरेशन पर आया है। इसमें ये मैसेज बताया जाता है कि अचानक से 6 लोगों ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया है, जो कि ये कहानी थोड़ी अलग इसलिए लगती है क्योंकि इसमें लुटेरों ने सोमालिया से नहीं बल्कि अरब सागर के सोकोट्रा आइसलैंड के पास से अपहरण किया था, और जो कि यह इलाका यमन से 380 नॉटिकल माइल्स दूर था, और भारत की समुद्री सीमा से भी इसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, और जिसने सबको हैरान कर दिया था। जिसके बाद ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती, इस आखिरी मैसेज जो पोर्टल द्वारा आता है कि अब जहाज हाईजैक हो चुका है, और इसको बचाने के लिए जो कि भारतीय सेना सबसे नज़दीक होती है सीमा के, तो वह सबसे पहले अपने 9 सैनिक विमानों को भेज देती है इस माल्टा जहाज की खोजबीन के लिए, और जिसके बाद स्पेन
और यूरोप देशों से भी शिप भेज दिए जाते हैं इस जहाज को बचाने के लिए। जिसके बाद रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि सबसे पहले भारतीय सेना के जो विमान सर्वे के लिए गए होते हैं, उन्हें सर्वेक्षण में सबसे पहले ये बात पता चलती है कि जो माल्टा का ये जहाज है वे सोमालिया के रास्ते, सोमालिया के लुटेरों द्वारा सोमालिया ले जाया जा रहा है, और जिसे वे रेस्क्यू करके तुरंत उसे सोमालिया पहुंचने के पहले वापस ले आती है। और जिसमें ये बताया जाता है कि 6 जो लुटेरे होते हैं वे इस जहाज को सोमालिया ले जा रहे थे, और जिन्हें भारतीय नौसेना ने आधे रास्ते में रोककर उस जहाज को रेस्क्यू करके उसे वापस ले आती है, और जिससे ये जहाज सुरक्षित बच जाता है। साथ ही इस तरह की घटना कई बार घट चुकी है, और कई बार ऐसे समुद्री लुटेरों ने, जो कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे होते हैं, जो हर बार जहाज को वहां से जो गुजरता है उसे हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। और इन समुद्री लुटेरों की जो कद काठी होती है बहुत ही दुबले पतले होते हैं और हथियार लिए हुए होते हैं, और जो हर बार जहाज को हाईजैक करते हैं इस तरह से अपहरण करके ले जाने की कोशिश करते हैं, और लोगों से और अन्य देशों से उसमें फिर फिरौती मांगते हैं मैसेजों के द्वारा। और जिसके बाद रेस्क्यू करने में पता चलता है कि ये सोमालिया के ही लुटेरे हैं, और जिसके बाद ये घटना हर बार घटती रहती है, जो कि इस बार भी इस तरह की घटना हुई, जो कि 4 जनवरी 2024 को भारतीय जो कि जहाज था जिसमें 15 भारतीय शामिल थे, उस क्रूज को भी इन्होंने हाईजैक कर लिया था, और जिसको बाद में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने छुड़ाया और उसे सुरक्षित पूर्वक 6 जनवरी के देर शाम को उसे वापस लेकर आया गया, और जो कि ये सफल रेस्क्यू रहा। और इसमें फिर से भारतीय नौसेना ने अपने और बहादुरी को साबित किया, और जिसमें भारत का नाम फिर से रोशन किया, और इन्हें धूल चटाया गया। लेकिन आखिर ये सोमालिया के लुटेरे जो कि समुद्री लुटेरे बन चुके हैं, और इस तरह की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और जिसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही है, और आए दिन ये घटना सुनने को मिलती है जो कि बढ़ चुकी है। साथ ही आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे स्टार पेज के प्रति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।